अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और हम चैप्टर नंबर 10 द रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट किए हुए हैं। इससे पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स वर्ड टू वर्ड लर्निंग एक एक टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। आपको हमारी प्लेलिस्ट में हमारा एक टॉपिक मैंने आपको कवर करवाया है। हर MCQ, हर शॉर्ट क्वेश्चन, डायग्राम आसान बनाने के आसान तरीके, हर चीज़ हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की अच्छे से कवर की है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बडिंग। अब मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 तरीके थे। पहला बाइनरी फिशर हमने पढ़ लिया। अब हम बडिंग पढ़ते हैं। बडिंग में आपको नाम से पता लग रहा है एक बड बनेगी, सही है, उसके ज़रिए से काम हुआ करेगा। ये कैसे पार्ट देख लेते हैं हम, कैसे होता है। ये देखें, मैं आपको पहले डायग्राम से दिखा दूँ, डायग्राम से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये इन्होंने दिखाया हुआ है, ये पेरेंट सेल था, यीस्ट सेल, ठीक है। इस पेरेंट सेल के फिर एक साइड पे बड बन गई, ये नज़र आ रही है आपको, ये बड बनी हुई है। उस बड से फिर एक पूरी नई यीस्ट बन जाएगी। देखें, ये पूरी ये बड है, इस बड से एक नई यीस्ट बन गई। इसी तरीके से इसका अपना जेनेटिक मटेरियल था, क्योंकि ये भी यूकैरियोट्स होते हैं ना, तो इनका न्यूक्लियस है, तो इनका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 में। देखो 2 में न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, एक न्यूक्लियस इसमें रह जाएगा और एक जो नई वाली बड बन रही है उसमें चला जाएगा। तो ये देखें, एक नई वाली बड में चला गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक और बड भी बन सकती है। तो इस तरीके से बडिंग हो के नई यीस्ट बनती रहेगी, ठीक है। ये इससे लैदा हो जाएगी बाद में। ये पूरा इसने एक नई फंजाई बना देनी है, नई यीस्ट बना देनी है, और इसने एक नई यीस्ट बना देनी है। पहली बात है, आपको पता होना चाहिए यीस्ट होती क्या है। यीस्ट को उर्दू में खमीर कहते हैं। ये एक फंजाई होती है, ठीक है। फंजाई के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं ना। फंजाई यूकैरियोट्स है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोफ होते हैं, इनकी सेल वॉल काइटिन की मिलकर बनी होती है। ये तो हमने चैप्टर नंबर 3 में, हाँ चैप्टर नंबर 2 में हम डिटेल में इस बात को पढ़ चुके हैं। चले अब हम बुक से देखते हैं कि उन्होंने ऐसे ही कहा हुआ है। देखिए, इसमें भी तो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। देखिए, एक ही पेरेंट है, कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है। उस एक पेरेंट ने ही बाद में नए ऑर्गेनिज्म बना दिए, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बने वो भी बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह है, बस छोटे हैं अभी साइज़ में, कोई नहीं साइज़ में बड़े हो जाएंगे, लेकिन बाकी बिल्कुल कलर सब कुछ उस जैसा ही होता है। ठीक हो गया। अब हम इधर बुक से देख लेते हैं, क्या बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। वो कहता है बडिंग क्या है, दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन इन यीस्ट। जो यीस्ट होती है ना, यीस्ट है क्या, इसको उर्दू में खमीर कहते हैं, ठीक है। खमीरी रोटी वगैरह सुना होगा आपने, ये वो खमीर है, ठीक है। ये यीस्ट ने इस तरीके से रिप्रोडक्शन करनी होती है, अपनी नस्ल बढ़ानी है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ये यीस्ट होती क्या है, यूनिसेलुलर, ये सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। अभी मैंने आपको दिखाया एक ही तो सेल ऐसी यीस्ट है ना, ये उसका DNA और ये बस सेल, तो ये यीस्ट है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है। ड्यूरिंग बडिंग, वो कहता है बडिंग के दौरान क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। एक पार्ट पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये देखें, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका एक पार्ट ग्रो कर रहा है फ्रॉम इट्स बॉडी, इसकी बॉडी से, देखिए ग्रो आउट कर रहा है, किससे, फ्रॉम इट्स बॉडी, पेरेंट की बॉडी से ग्रो आउट कर रहा है थोड़ा सा पार्ट, उस पार्ट को हम बड कह देते हैं। सही हो गया, वही बात उन्होंने लिखी हुई है। अब पार्ट, एक थोड़ा सा पार्ट पेरेंट ऑर्गेनिज्म का ग्रो करेगा फ्रॉम इट्स बॉडी, उस पेरेंट की बॉडी से। ये पेरेंट की बॉडी थी, इसे थोड़ा सा पार्ट ग्रो कर जाएगा। सही हो गया। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड बड, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को बड कहते हैं। सही। व्हेन द बड हैज़ ग्रोन बिग, जब बड काफ़ी बड़ी हो जाती है, ये वाली जो बड है ना, जब ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इट में सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी, और मेरी मेन अटैच, उसकी मर्जी है इस बड की, या ये अपने ये जो पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये पूरी इसकी पेरेंट बॉडी है ना, इस पेरेंट बॉडी के अटैच ही रहे, उसके साथ ही जुड़े रहे, या इससे लैदा हो जाए, इस बर्ड की मर्जी। ठीक हो गया। लेकिन इस तरीके से फंजाई ने रिप्रोडक्शन करनी होती है। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं ना, वो एसेक्सुअल, आपने पढ़ा ऊपर बाइनरी फिशन भी करते हैं एनिमल्स जो होते हैं बडिंग भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स जिस तरह के हाइड्रा ने कैसे रिप्रोड्यूस करना होता है, बडिंग के ज़रिए से, जो कि एसेक्सुअल मेथड है। एसेक्सुअल मेथड ही है ना, एक ही सेक्स इन्वॉल्व है, कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं। ऐसा तो नहीं मैंने कहा ना कि एक मेल यीस्ट आएगी, फीमेल यीस्ट आएगी, नहीं, एक ही सेल है, देखें, सही है। तो आपने ये तो हम चैप्टर नंबर सेल साइकिल वाले चैप्टर में मैंने आपको हाइड्रा जब पढ़ाया था, डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। देखें, ये हाइड्रा एक एनिमल है, ठीक है। ये जो हाइड्रा एनिमल है, इसने क्या किया, बडिंग के जरिए से रिप्रोडक्शन करनी है। ये पौधे की तरह लगता है, लेकिन ये है एनिमल, ठीक है। ये देखें, ये इसने बड बनाई, और इसकी बड बाद में गिर जाएगी, इससे लैदा हो जाएगी, ये देखें, और ये न्यू हाइड्रा बना देगी। तो इस तरीके से कुछ एनिमल्स जो होते हैं, जिस तरह के हाइड्रा हो गया, उसने बडिंग के ज़रिए से अपनी रिप्रोडक्शन करनी है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तीसरा तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या था, स्पोर फॉर्मेशन। जी स्टूडेंट्स, आपके जहन में आता होगा कि स्पोर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कभी ब्रेड वगैरह ख़राब हो जाए ना,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रेड बना रही हूँ, अगर ब्रेड का टुकड़ा कभी ख़राब हो जाए तो उस पर देखते हैं कि ना उल्ली लग जाती है, जिसको उर्दू में उल्ली कहते हैं, वो फंजाई होती है एक्चुअली, ठीक है, वो फंजाई होती है। तो वो फंजाई लग जाती है, वो पूरी ब्रेड ख़राब हो जाती है। अक्सर ये अगर आपने कभी ख़राब ब्रेड देखी हो तो आपको फंजाई आपने देखी होगी। तो वो फंजाई जो होती है ना, वो रिप्रोडक्शन करती है स्पोर के ज़रिए से। वो जो फंजाई यहाँ पे मौजूद है ना, उसने स्पोर के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करनी है। देखिए आपकी बुक में भी बनाया हुआ है, ये सारा ब्रेड का टुकड़ा उन्होंने दिखाया हुआ है। ये देखिए ब्रेड के टुकड़े के ऊपर फंजाई ग्रो कर रही है। अभी जो फंजाई है ना, ये कैसे ग्रो करती है, फंजाई ने स्पोर्स के ज़रिए से रिप्रोडक्शन करनी होती है। और फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं कैसे बनते हैं, ये ब्रेड का टुकड़ा मैंने आपको दिखाया, सही है। ये इस तरह करके ना, इस कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंजाई ऐसे ग्रो करती है, ऐसे करके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह सैक ऐसे सैक ना थैले को कहते हैं। तो इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। ये देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर स्पोर बनते हैं। अब जब ये स्पोर मैच्योर हो जाएंगे ना, तो ये स्पोरेंजियम जो है फट जाएगा और ये सारे स्पोर रिलीज़ हो जाएंगे। जब ये स्पोर रिलीज़ हो जाएंगे तो ये स्पोर मुख्तलिफ जगह पे फैल जाएंगे, हवा में उड़ने लग जाएंगे, हवा में उड़ के जाके किसी सरफेस के ऊपर बैठ गए। तो जब इन्हें सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा ना, इन्हीं स्पोर्स को, जैसे जो इन्हें टेम्परेचर चाहिए था, कोई इनको नमी चाहिए थी, इन्हें नमी, कुछ स्पोर्स को नमी वाली जगह मिली, तो उनको जो कंडीशन चाहिए थी ना, जब उस तरह की कंडीशन इनको मिल जाती है तो इस स्पोर ने पूरी नई फंजाई बना देनी है। ठीक हो गया। तो ये जो एक स्पोर है ना, इस एक स्पोर की मैं आपको बात बता रही हूँ। इस स्पोर को मैं थोड़ा ये जो स्पोर है ना, इस तरह करके रिलीज़ हुआ है, इस स्पोर को मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये स्पोर जो होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके। ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी वॉल अल्लाह ताला ने बहुत थिक बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करना है। हमेशा हालात इसके मुताबिक नहीं होंगे। ये स्पोर, जब ये स्पोरेंजिया बस्ट करेगा, स्पोर रिलीज़ होंगे, स्पोर बाहर हवा में चले गए। अब हवा में आपको पता है बड़ी गर्मी भी होती है, सूरज की शुआएँ आ रही हैं, केमिकल्स इतने ज़्यादा हैं, तो और अंदर DNA पड़ा हुआ है स्पोर के अंदर, ठीक है। ये जो स्पोर है, स्पोर के अंदर DNA पड़ा हुआ है सारा फंजाई का। तो इस स्पोर ने क्या करना है, इस DNA को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोर थिक वॉल्ड है, ताकि बाहर जैसे भी हालात हों, सूरज की रोशनी हो, सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, इतनी शदीद गर्मी हो, बेशक बाहर केमिकल है, हवा में पोल्यूटेंट है, ये जो DNA इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इसलिए स्पोर थिक वॉल्ड होते हैं कि बाहर जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अल्ट्रावायलेट रेज होगी, सूरज की, केमिकल्स हो गए, उन तमाम चीज़ों से DNA को प्रोटेक्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि बाद में ये स्पोर को अगर आपने सूटेबल टेम्परेचर मिल गया ना इसको, जहाँ पे भी, ठीक है, या सूटेबल इन्वायरमेंट मिल गया, इसको नमी मिल गई, इसने दोबारा ग्रो करके पूरी नई फंजाई बना देनी है। तो फंजाई ने इस तरीके से रिप्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ये लिखा हुआ है। अब दोबारा देख लेते हैं स्पोर्स क्या होते हैं। वो कह रहा है थिक वोल्ड। अभी मैंने आपको बताया स्पोर्स कैसे हैं, देखें इनकी वोल कितनी थिक है, ये देखें थिक वोल्ड होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स ही हैं ना, जिस तरह हमारे अंदर फीमेल में रिप्रोडक्टिव सेल एग हैं, मेल में रिप्रोडक्टिव सेल स्पर्म है, फंजाई में जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं वो स्पोर्स हैं। और ये एसेक्सुअल है, मतलब ऐसा नहीं होता मेल स्पोर फीमेल स्पोर, बस ये एक स्पोर है। इस स्पोर को जब मौका मिला ना, इसने पूरी नई फंजाई बना देनी है। तो कोई मेल और फीमेल का रोल नहीं है, इसलिए उन्होंने एसेक्सुअल कहा है। तो स्पोर्स क्या हैं? थिक वोल्ड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्शन करनी है, इन्होंने पूरी एक नई फंजाई बना देनी है। सही हो गया। वो कहता है अब मोस्ट फंजाई, ज़्यादातर फंजाई जिस तरह के राइजोपस एक फंजाई की स्पीशी है, ठीक है। फंजाई मुख्तलिफ तरह की होती है। तो एक राइजोपस फंजाई होती है, वो ब्रेड मोल्ड है, वो ब्रेड पे उगती है। ये जो ब्रेड है ना, ब्रेड पे जो आपको फंजाई ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, इस फंजाई का नाम है राइजोपस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है, जाहिर सी बात है। ये जो फंजाई है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती है स्पेशल खास सैक लाइक स्ट्रक्चर में, सैक की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए स्पेशल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको स्पोरेंजिया कहेंगे। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बन रहे हैं, ठीक हो गया। वही बात उसने की है। अब वो कहता है जब स्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे ना, तो ये जो स्पोरेंजिया ये बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा और ये सारे स्पोर रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये स्पोर मुख्तलिफ जगह पे जाके फैल जाएंगे। ये नए डायग्राम में बिल्कुल ये दिखाया हुआ है, देखें ये स्पोरेंजियम है, ये इस तरह करके सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर है। अब ये फट रहा है, वो स्पोर रिलीज़ हो रहे हैं, देखिए स्पोर मुख्तलिफ जगह पे रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ है। अब वो कहते हैं ये जो स्पोर्स होते हैं ना, चूँकि इनकी थिक वॉल थी, तो इसलिए ये टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन को, माहौल में जो अनफेवरेबल मतलब नामुवाफ़िक हालात है, जो भी इनको पसंद नहीं है। क्योंकि हर एक चीज़ को ग्रो करने के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत है, एक ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, पानी चाहिए, जैसी बात है, नमी चाहिए, आपको ख़ास टेम्परेचर चाहिए। तो स्पोर्स को
अब सब कुछ तो उनके मुताबिक नहीं मिल रहा ना, तो उनको वो सारी अनफेवरेबल कंडीशन को बर्दाश्त करना है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी वॉल थिक वॉल रखी हुई है, ठीक है। वैन फेवरेबल कंडीशन जो होती हैं अवेलेबल, जब फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होंगी, वो अवेलेबल दस्तियाब होंगी फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन से मुराद है जैसा कि उनको जितना उनको टेम्परेचर चाहिए, जो उनको नमी चाहिए, जो उनको मतलब ग्रो करने के लिए चाहिए होता है, वो सब कुछ अवेलेबल होगा, मौजूद होगा, तो ये स्पोर्स जो होते हैं ना मौका दे के जर्मिनेट कर जाएंगे। अब जर्मिनेट का मतलब है ग्रो करेंगे और न्यू फंजाई बनाना शुरू कर देंगे। जैसे इसको ये स्पोर को मुनासिब हालात मिले, इसने ग्रो करके पूरी नई फंजाई बना देनी है। इसी तरीके से फिर वो फंजाई स्पोरेंजिया बनाएगी, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होंगे, वो फटेगी, स्पोर रिलीज़ होंगे इतने ज़्यादा, तो इस तरीके से फंजाई देखो अपनी तादाद बढ़ाती रहती है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि इसी तरीके ये स्पोर फॉर्मेशन से फंजाई ने काम किया। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी स्पोर फॉर्मेशन से अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक हो गया। बैक्टीरिया जो होते हैं ना जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं एंडोस्पोर। एंडो आपको नाम पता लग रहा है, एंडो मीन्स अंदर होता है हमेशा, एक्सो का मतलब होता है हमेशा आउटसाइड, ठीक है, बाहर, और एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर, ठीक। तो ये जो एंडोस्पोर इसलिए इसको कह रहे हैं कि क्योंकि ये स्पोर बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, सही है। ये बैक्टीरिया जो था ना, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, सही है। और बैक्टीरिया की बाई सेल वॉल आपको पता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है, और ये उसका, और बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम वगैरह इस तरह करके, और ये उसका डीएनए। ये बैक्टीरिया हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन ऑब्वियसली आप इन्वायरमेंट में फेवरेबल आपकी हमेशा जो हालात होते हैं आपके मुताबिक तो नहीं रहते हैं ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन जब कभी इन्वायरमेंट में आ जाएंगी ना, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब है ड्राई इन्वायरमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, सूरज की रुशुआएँ बहुत ज़्यादा हैं, केमिकल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए ना स्पोर फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। स्पोर, उस स्पोर को कहते हैं एंडोस्पोर, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बनेंगे इस तरह करके, ठीक है। ऐसे करके एंडोस्पोर बनना शुरू हो जाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती हैं, जब गैर मुनासिब हालात आते हैं, तब भी बैक्टीरिया ही काम करेगा, ठीक है। ये स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद है, तो बाकी सारा सेल जो है ना ये ख़त्म भी हो जाए ना, जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, मान लो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, बहुत ड्राईनेस आ गई, बैक्टीरिया को पानी नहीं मिल रहा, मॉइस्चर नहीं मिल रहा, तो ये सारा बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारा बैक्टीरिया डाई भी कर जाए ना, लेकिन स्पोर तो हमारे पास मौजूद है, और स्पोर की तो थिक वॉल है, तो उस थिक वॉल ने जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो अभी इसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पूरा बैक्टीरिया अगरचे ख़त्म हो गया, चलो हम पूरा बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, मर गया, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, लेकिन ये अभी भी चीज़ जिंदा है। तो ये जो स्पोर है ना, इसको एंडोस्पोर कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बना था। अब जब कभी मुनासिब हालात आएंगे तो इसने ग्रो कर देना है, उसने पूरा एक नया बैक्टीरिया दोबारा बना देना है, वही वाला बैक्टीरिया, ठीक है। वही बात उन्होंने लिखी हुई है आपकी बुक वालों ने। वो कहते हैं सम बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी तादाद को बढ़ाते हैं एंडोस्पोर के ज़रिए से। एंडोस्पोर क्या है? स्पोर जो प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल, एंडो मीन्स अंदर, ये ऐसे स्पोर होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर बनते हैं, ठीक है। दे फॉर्म एंडोस्पोर इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। और बैक्टीरिया आम हालात में एंडोस्पोर नहीं बनाता, आम हालात में तो मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के अंदर हालात आएंगे, कोई हाई टेम्परेचर आ गया, कोई बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन की आई जा रही हैं, केमिकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर बैक्टीरिया एंडोस्पोर बना लेता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करेगा? अपने एंडोस्पोर बना लेगा, ठीक है। वो कहते हैं इवन इफ़ द ओरिजिनल सेल डाइज, फिर ओरिजिनल सेल जो ओरिजिनल बैक्टीरिया वो मर भी जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो अभी भी हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड है, सेव है, महफूज है, ठीक है, स्पोर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो एंडोस्पोर जो होता है वो सर्वाइव कर लेता है, वो ठीक है। वो कह रहा है कि एंडोस्पोर जो होता है वो सर्वाइव कर लेगा, वो अपने आप, ये देखें वो पूरा बैक्टीरिया डाई हो गया, कोई मसला नहीं, एंडोस्पोर तो अभी तक है ना। वो एंडोस्पोर सर्वाइव करके एक नया पूरा बैक्टीरिया बना देगा। क्यों? क्योंकि उस एंडोस्पोर के अंदर डीएनए मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। हमें तो डीएनए ही चाहिए ना पूरा नया बैक्टीरिया बनाने के लिए, नया बैक्टीरिया पूरा बन जाएगा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की एक स्ट्रेटेजी अपने आप को बचाने के लिए अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अब वो कहता है वही बात, जब कंडीशन इंप्रूव होंगी, बेहतर होंगी, तो वो एंडोस्पोर जो है ग्रो इनटू अ न्यू बैक्टीरियम, नया बैक्टीरिया बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं। देखें कितना खूबसूरत तरीका है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, द इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड कैंड फूड। अच्छा, ये साइड बॉक्स में उन्होंने बहुत मज़े की बात लिखी हुई है। वो ये कहता है कि ये जो कंपनीज़ वगैरह होती है ना, जब ये फूड को कैन्स में पैक करती है ना, जैसे आपने देखा होगा सूप वगैरह, बीन्स वगैरह, काफ़ी चीज़ें कैन में पैक्ड होती हैं, अक्सर
फूड वगैरह भी कैन में पैक्ड होती है। तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं, पहले उस फूड को ना हीट करती हैं ताकि उसके अंदर जर्म वगैरह मर जाएँ, अच्छे तरीके से हीट करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। वो जो पूरी फूड है ना, मतलब बीन्स वगैरह हैं, जो फलियाँ वगैरह आपने कैन के अंदर डालनी है, उनको हीट कर दिया जाएगा ताकि उनके अंदर बैक्टीरिया मर जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर वो सही तरीके से हीट ना किए ना उस कंपनी वालों ने, वो जो बीन्स वगैरह हैं, और सही तरीके से बैक्टीरिया नहीं मरे, तो वो जो कैन है ना, उस कैन के अंदर वो जो फूड जाएगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया भी होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया को तो आपने सही तरीके से मारा ही नहीं है। बैक्टीरिया हीट से आपने सही तरीके से हीट दी नहीं, सही तरीके से बैक्टीरिया मरे ही नहीं, तो वो बैक्टीरिया अब कैन के अंदर चले गए, ठीक है। मान लो ये कैन था, इसके अंदर अब ये बैक्टीरिया, कैन के अंदर आपने फूड डाल दी, वो बीन्स वगैरह डाल दी, और अब इसके अंदर बैक्टीरिया भी मौजूद है। वो बैक्टीरिया के लिए अब ये इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल है। जाहिर सी बात है, बैक्टीरिया यहाँ पे कहाँ पे रहे, कोई बैक्टीरिया को यहाँ पे वो जिस तरह की उन्हें नमी चाहिए होती है, जिस तरह की उन्हें हालात चाहिए होते हैं रहने के लिए, वो यहाँ पे उन्हें नहीं मिल रहे। तो बैक्टीरिया ने, मैंने भी आपको बताया, बैक्टीरिया की स्ट्रेटजी है, वो एंडोस्पोर बना लेता है अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। तो बैक्टीरिया ने ना अब एंडोस्पोर बना लेने हैं। अब आपको पता है एंडोस्पोर जो है ना, उसका जो स्पोर होता है वो तो बड़ा थिक वॉल्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, ऐसे बहुत थिक वॉल होती है एंडोस्पोर की। तो वो एंडोस्पोर इतना थिक वॉल वाला ना, वो अभी अंदर ही मौजूद है एंडोस्पोर। अब मान लो कभी कैन को कोई ऐसी कंडीशन मिली जिसमें थोड़ा टेम्परेचर बेहतर हुआ, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को नज़र आया भाई टेम्परेचर बेहतर हुआ है, तो वो जो एंडोस्पोर है ना, उसने दोबारा जर्मिनेट करके एक पूरा नया बैक्टीरिया बना देना है। अब इसके अंदर वो बैक्टीरिया बनना शुरू हो गए उस एंडोस्पोर से, और वो बैक्टीरिया इतने ख़तरनाक होते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया ने ना खतरनाक मुख्तलिफ बैक्टीरिया तो होते हैं हमारे दुश्मन हैं, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर, क्योंकि आपने पढ़ा है कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोजर भी होते हैं, वो अच्छे होते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया, ये गंदे बैक्टीरिया, इन्होंने खतरनाक मटेरियल रिलीज़ करना होता है, खतरनाक केमिकल रिलीज़ करने होते हैं जिनको टॉक्सिन्स कहते हैं। फिर जब अगर हमने मान लो किसी बंदे के हाथ ये वाला कैन चढ़ गया, ठीक है, मतलब ये उसने ये वाला कैन ख़रीद लिया गलती से, ठीक, अब इसके अंदर उसने बेन इस्तेमाल किए, अब बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन्स भी थे, तो वो टॉक्सिन्स जब वो इंसान खा लेगा उसके अंदर बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो अब उस शख्स को शदीद वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। इसको ना ये एक डिजीज़ होती है, ये आगे जाके हायर क्लासेस में MBBS में पढ़ते हैं, बोट्यूलिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया का नाम भी बोट्यूलिनम बैक्टीरिया होता है। तो ये फिर उस पर्सन को शदीद वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी और बड़े बुरे हालात होते हैं। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, द इम्प्रॉपरली स्टेरलाइज्ड कैंड फूड, कैन फूड है लेकिन वो सही तरीके से आपने स्टेरलाइज नहीं की। सही तरीके से उसको स्टेरलाइजेशन क्या थी कि आपने हीट दे के उस फूड को सारे उसके बैक्टीरिया को मार देना है, ठीक है, क्योंकि हर जगह बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो इसलिए पहले उसको अच्छे तरीके से हीट दो, इसको स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। लेकिन अगर आपने सही तरीके से स्टेरिलाइज नहीं किया, ठीक है, कैंड फूड को, तो उसके अंदर बैक्टीरिया के एंडोस्पोर मौजूद होंगे, क्योंकि बैक्टीरिया ने अंदर जाना है, बैक्टीरिया ने कहना है अभी तो हालात अच्छे नहीं हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो लो मैं एंडोस्पोर बना लेता हूँ। तो बैक्टीरिया अंदर एंडोस्पोर की सूरत में बैठ गया। अब जब कभी बैक्टीरिया को कोई थोड़ा टेम्परेचर बेहतर हुआ, थोड़ा कैन को आपने कोई वार्म जगह पे रखा, कोई ऐसी जगह पे रखा, तो एंडोस्पोर जो होंगे वो तो जर्मिनेट करके बैक्टीरिया बना देंगे, क्योंकि आपको पता है एंडोस्पोर पूरा बैक्टीरिया बना देता है, ठीक है। ये तो अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ के आए हैं। तो न्यू बैक्टीरिया जो बनेंगे वो टॉक्सिन बनाना शुरू कर देते हैं, और वो टॉक्सिन इतने ख़तरनाक होते हैं, टॉक्सिन मतलब जहरीली चीज़ें, उन्होंने पर्सन को वोमिटिंग करवाना शुरू कर देनी, उसका बुरा हाल हो जा रहा है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से कैंड फूड को चाहिए कि वो अच्छी कंपनी की हो, प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर पढ़ा, टॉपिक कंप्लीट कर लिया सेक्सुअली रिप्रोडक्शन वाला। आगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।